नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो होने वाला है संज्ञा के बारे में। आज हम समझेंगे संज्ञा की परिभाषा, प्रकार, सरल उदाहरणों के साथ। बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला के इस नए टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो ये आप अपने बचपन से ही यानी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें बचा क्या भाई? एवरीथिंग इज़ नाउन, है ना। इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है। यानी संज्ञा क्या है? सारी चीज़ें ही इसमें आ गई हैं। मनुष्य हो गया, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल, वस्तु, यानी कोई भी वस्तु नहीं बची, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। जाति यानी कोई भी कम्युनिटी नहीं बची, कोई भी भाव, हमारी फीलिंग्स भी नहीं है, और कोई प्लेस भी नहीं है कि जो बिना संज्ञा का हो। यानी इन सारी चीज़ों को ही संज्ञा कहा जाता है, और यही संज्ञा की सबसे सरल और सबसे प्रामाणिक परिभाषा है। चलिए आगे समझते हैं संज्ञा के भेद। तो दोस्तों, बात करें संज्ञा के प्रकार या भेद की, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। तो एक एक करके हम इन 5 भेदों को अच्छे से समझेंगे सरल उदाहरणों के साथ कि ये क्या होते हैं। और ये सारे भेद आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हो सकते हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षा में हों, चाहे आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप 10th या 12th बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हों। यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो संज्ञा में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। दोस्तों, सबसे पहली आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो देखिए भाई, व्यक्ति यानी तो मनुष्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मनुष्य के लिए उपयोग होने वाली संज्ञा है। ये किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध करा दे, जैसे भारत, चीन, किताब, साइकिल, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी। यानी क्या है? किसी व्यक्ति का भी, किसी वस्तु। किताब मैंने कहा तो एक किताब है भाई, वो भी संज्ञा होगी, और किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। चलिए वाक्य के उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करके समझते हैं। रमेश बाहर खेल रहा है, इसमें संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हुआ? महेंद्र सिंह धोनी। मैं भारत में रहता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुआ इसमें? भारत। महाभारत एक महान ग्रंथ है, भाई ये ग्रंथ है लेकिन एक है ना, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में महाभारत इसमें संज्ञा हुआ। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो अंग्रेजी इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप समझ पाए ना, ये कोई व्यक्ति सिर्फ एक, कोई एक वस्तु, कोई एक स्थान हो सकता है, और यही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, दूसरी हमारी संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण जाति का कैसे भाई? जैसे मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल में दुनिया भर के जितने भी मोबाइल हैं वो सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मैंने कहा टीवी, तो चाहे सोनी की हो, चाहे एलजी की हो, कोई भी टीवी हो, दुनिया भर की सारी टीवियाँ इसी में आ जाएंगी। गांव, अब भारत के हों चाहे दुनिया के हों, एक जाति का बोध करा है ना, सारे गांव इसी में आ जाएंगे। स्कूल, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी स्कूल हो, सारे स्कूल इसी में आएंगे। आदमी, जानवर, अब मैंने कहा यहाँ पे आदमी शब्द तो सारे आदमी इसमें आएंगे, लेकिन मैं अगर कहूँ विराट कोहली, तो विराट कोहली एक व्यक्ति है, दूसरा विराट कोहली नहीं होगा, दूसरा होगा तो वो अलग होगा। लेकिन जातिवाचक में यदि कह दिया जाए क्रिकेटर, तो सारे क्रिकेटर उसी जाति के अंतर्गत आएंगे कि ये सारे तो क्रिकेटर हैं, और उस जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो सब भी संज्ञा के अंतर्गत माने जाएंगे। देखिए वाक्य के उदाहरण के, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बिल्ली चूहे खाती है, तो चूहे क्या है? सारी दुनिया के चूहे आ गए ना इसमें, चूहे एक जाति है ना, कोई एक विशेष चूहे की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण जाति की बात हो रही है, तो इसमें चूहा जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं,
तो पक्षी जातिवाचक संज्ञा हो गया। हिरण का शेर शिकार करते हैं, शेर किसका, हिरण का शिकार करते हैं, तो यहाँ पे हिरण और शेर दोनों जातिवाचक संज्ञा है। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, अब भाई दुनिया की सारी गाड़ियाँ सड़क पे चलती हैं तो सारी गाड़ियाँ इसमें जातिवाचक संज्ञा हो गई। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, तो इसमें मनुष्य और प्रजातियां ये जातिवाचक संज्ञा होती है जो होल कम्युनिटी का हमें बोध कराए, सारी जाति का हमें बोध कराए भाई, वही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगली संज्ञा की ओर चलते हैं। अगली हमारी संज्ञा आती है भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, क्या क्या बात हो रही है, अवस्था का बोध कराए, दशा का बोध कराए या भाव का बोध कराए, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा भाई। जैसे ज़्यादा दौड़ने में मुझे थकान हो जाती है, तो थकान क्या है, एक भाव है ना, थकान का भाव, तो वो क्या है, वो एक संज्ञा मानी जाएगी। लेकिन किस संज्ञा के अंतर्गत आएगी, हमने पहले ही परिभाषा में पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इस सब को क्या कहा जाता है, संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी वो थकान, ठीक है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। सफलता क्या है, सफलता एक दशा है ना, कि आप बहुत मेहनत करके किसी एक बड़े मुकाम पे पहुंच गए तो आप सफल हो गए, तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है ना, ये क्या है, मिठास किस बात, ये एक भाव का बोध करा रहा है, एक फीलिंग है कि भाई आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आ रहा है, क्रोध क्या है, क्रोध एक भाव है, ठीक है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। लोहा एक कठोर पदार्थ है, तो कठोर क्या होना है, कठोर एक अवस्था होना है, ठीक है, जैसे द्रव है, कठोर है, तरल है, ये सारी अवस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कोई अवस्था हो, कोई दशा हो या कोई भाव हो, इन सब का बोध कराने वाली संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। चौथी संज्ञा हमारी आती है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हों उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। अब धातु या द्रव्य मतलब आप समझ रहे हैं, ये साइंस की बात हो गई कि आपके पास कोई पदार्थ है जिसे आप क्या कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। आपके पास पानी है, आप उसे लीटर में माप सकते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। आपके पास तेल है, आपके पास घी है, कोयला है, सोना है, कि आप जाते हैं गोल्ड की दुकान पे, इतने तोले का है, इस प्रकार से आप उसको क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, उस द्रव्य को ही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिना जाएगा। क्योंकि कुछ भी संज्ञा से छूट नहीं रहा है दोस्तों, इसलिए इन प्रकारों में उसे कवर करने का जो है हिंदी व्याकरणविदों ने प्रयास किया है कि कैसे करके सारी संज्ञाओं का हम अलग अलग वर्गीकरण करके उन्हें डिफाइन करें कि कौन सी संज्ञा किसके अंतर्गत आएगी। मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो यहाँ पे सोना क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। 1 किलो तेल लेकर आओ, तो यहाँ पे तेल क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। मुझे दाल पसंद है, दाल क्या है, दाल एक तरल पदार्थ है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है, यहाँ पे चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा एक कठोर पदार्थ है, लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध पीने से ताकत बढ़ती है, तो यहाँ पे दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। और ताकत क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आप तो कोई भी वाक्य देखें, आपको उसमें अगर 3-4 अलग अलग वस्तुएं दिख रही हैं, वो किसी न किसी संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। तो दोस्तों आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे, ऐसे शब्द जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराएं, बस आपको ये याद रखना है। चलिए अंतिम संज्ञा की ओर चलते हैं। सबसे आखिरी में हमारा आता है समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि जातिवाचक संज्ञा कैसी है। जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर है। मैंने कहा कुत्ता, तो उसमें सारी दुनिया के कुत्ते आ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कुत्तों का झुंड कहें तो एक किसी स्पेशल स्थान का झुंड आएगा ना, सारी जगह तो अलग अलग झुंड बने नहीं। तो समुदायवाचक यानी एक समूह है, स्पेसिफिक समूह है ना। लेकिन वहाँ एक शब्द ही सारी जाति का बोध करा देगा।
अगर मैंने कहा क्रिकेटर, तो क्रिकेटर क्या होगा? क्रिकेटर एक जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि दुनिया के सारे क्रिकेटर उसमें आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि टीम इंडिया, क्रिकेट टीम इंडिया, तो उसमें सिर्फ भारत के जो भारतीय क्रिकेटर हैं वही आएंगे ना, तो वो भारतीय क्रिकेट टीम इसी समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और क्रिकेटर शब्द अकेला जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे इसमें अंतर कर पा रहा हूँ और इसी प्रकार आपको भी इसे याद रखना है। उदाहरण से समझते हैं, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो इसमें समुदायवाचक संज्ञा कौन है? भारतीय सेना है। और मैं कह दूं अकेला सेना, तो सारी दुनिया की जितनी सेना है वो इसमें आ जाएंगी, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना क्या है? समुदायवाचक संज्ञा है दोस्तों। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ क्या है? एक समुदाय है, एक समूह है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा? भीड़ समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो इसमें परिवार क्या हुआ? परिवार एक समूहवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है। हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं, तो हाथियों का झुंड क्या हुआ? एक समूहवाचक संज्ञा हुआ। जहाँ पे किसी समूह का बोध हमें कराए, समुदाय का बोध कराए, वही समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। काले धन पर बात शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया, तो यहाँ पे सभा क्या है? सभा समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पे किसी समूह का हमें बोध हो रहा हो वो सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने 5 संज्ञाओं को पढ़ा है, एक एक करके आप इनको फिर से समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु या एक स्थान का वर्णन हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जहाँ पे किसी फीलिंग का, किसी अवस्था का, किसी दशा का बोध हो, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जहाँ पे दुनिया की होल कम्युनिटी उससे रिलेट कर पाए, वो जातिवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पे किसी तरल पदार्थ, किसी चीज़ का मेजरमेंट किया जाए, ठीक है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। और जहाँ पे किसी बड़े ग्रुप का, किसी समूह का हमें बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा होती है दोस्तों। और आज हमारा ये संज्ञा का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी व्याकरण की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसकी लिंक दी गई है। इसके पहले भी चैनल पर हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।